नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और सीएम की कुर्सी की दूरियां अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ तो जहां खुद एकनाथ शिंदे ने खुद को सीएम की रेस से बाहर कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ने अभी तक हार नहीं मानी है। यानी शिवसेना समर्थक जो एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं, वो अभी भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बन जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बनते हैं, जो लगभग तय ही हो गया है, सूत्रों के हवाले से भी खबर आ गई है, तो अब एकनाथ शिंदे के पास विकल्प क्या है। आपको बता दें कि सियासी गलियारों में भी अब ये चर्चा साफ तौर पर चलने लगी है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे। एनडीए और खासतौर पर बीजेपी ने इसके लिए एक अलग ही फॉर्मूला निकाला है। हो सकता है कि पहले की ही तरह इस बार भी दो डिप्टी सीएम रहे, एक अजीत पवार गुट से यानी एक एनसीपी से रहेगा और एक शिवसेना से रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री लगभग बीजेपी का ही बनेगा। ये साफ संकेत दिखाई देने लगे हैं। अब बीजेपी अगर कोई फॉर्मूला तैयार भी करती है तो एकनाथ शिंदे के पास उसे नकारने का कोई विकल्प भी नहीं होगा। इसकी दो वजह है। पहली वजह है एक तो विधानसभा का नंबर, यानी जो अभी इन्होंने जीत दर्ज की है, जितने विधायक बने हैं उसका नंबर, और दूसरी वजह है गठबंधन का स्पेस। विधानसभा का नंबर हम क्यों कह रहे हैं, वो ऐसे समझिए कि 288 विधानसभा सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर, 132 में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। एनसीपी अजीत पवार गुट को 41 सीटों पर जीत मिली है। इस तरह शिंदे की जो एकनाथ शिंदे को सीटें मिली हैं वो 57 सीटें मिली हैं। महाराष्ट्र का जो बहुमत का आंकड़ा है, यानी जादुई नंबर जिसको कह सकते हैं, वो 145 है। यानी अगर आप देखेंगे बीजेपी 132 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी को बहुमत के लिए सिर्फ 13, यानी सरकार बनाने के लिए सिर्फ 13 सीटों से दूर है, जिसमें 5 निर्दलीय विधायक पहले ही बीजेपी को अपना समर्थन दे चुके हैं। तो ऐसे में अगर बीजेपी चाहे तो अजीत पवार की पार्टी भी खुलकर समर्थन कर चुकी है और वो चाहे तो सिर्फ उनके साथ भी सरकार बना सकते हैं। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास बीजेपी को इस फॉर्मूले को नकारने का कोई भी विकल्प नहीं बचता है। अब आप याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, जब बीजेपी ने चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच में समझौते के लिए एक फॉर्मूला दिया था। इस फॉर्मूले को पशुपति पारस ने सिरे से खारिज कर दिया था और उसके बाद आप देखिए बिहार में पशुपति पारस की सियासत कितने हाशिए पर पहुंच गई। उनके पार्टी का कार्यालय भी चिराग पासवान को ही मिल गया। तो ये वाली गलती पिछली सबक से सीखकर एकनाथ शिंदे तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे फिर करेंगे क्या, अब उनके पास विकल्प क्या क्या बचते हैं। पहला विकल्प तो एकनाथ शिंदे के पास जो है वो ये है कि अपने बेटे को डिप्टी सीएम बना सकते हैं, उसकी कवायद कर सकते हैं और श्रीकांत शिंदे को सियासत में बड़े कद के साथ लॉन्च कर सकते हैं। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को विधायक दल का नेता बनवा दिया था, तो उसी तरह से कोई बड़ा एक पोर्टफोलियो लेकर के एकनाथ शिंदे अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को राजनीतिक हैसियत और उनकी बढ़वाएंगे। दूसरा एक उनके पास है कि वो महाराष्ट्र में हैवी वेट मंत्रालय कर सकते हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे ने सरकार जरूर चलाई, मुख्यमंत्री बेशक बुरा है, लेकिन एकनाथ शिंदे के पास 2-3 विभागों को छोड़कर पिछली बार कोई भी ऐसा बड़ा विभाग नहीं था। उसमें एक शहरी विकास विभाग था और दूसरा पीडब्ल्यूडी विभाग था। जो बड़े विभाग एकनाथ शिंदे के पास थे, बाकी के विभाग बीजेपी के मंत्रियों के पास भी थे। तो शिंदे अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो फिर उनकी पार्टी या वो कुछ बड़े विभागों की मांग कर सकती है, जैसे राजस्व हो गए, वित्त हो गए, गृह विभाग हो गया। जो चर्चा चल रही है कि एकनाथ शिंदे ने खुद अमित शाह से गृह मंत्रालय लेने की बात कही है। 2014 में आपने देखा होगा फडणवीस कैबिनेट में भी शिवसेना को स्वास्थ्य परिवहन जैसे विभाग मिले थे, वो कॉम्प्रोमाइज के तौर पर। तीसरा ये है कि वो खुद की एक मजबूत भूमिका की मांग कर सकते हैं। अब एकनाथ शिंदे खुद को मजबूत भूमिका में महाराष्ट्र के अंदर कैसे रखेंगे, उसके भी 2 सिनेरियो हैं। एक तो वो इस गठबंधन के कोऑर्डिनेटर के तौर पर खुद की मांग कर सकते हैं और दूसरा वो केंद्र में मंत्री बनने की बात कह सकते हैं। तो या तो केंद्र में मंत्री बनेंगे तो केंद्रीय नेतृत्व में रहेंगे एकनाथ शिंदे, और अगर वो इस गठबंधन के कोऑर्डिनेटर के रूप में रहेंगे तो बीजेपी या ये एनडीए गठबंधन उस पर भी विचार कर सकता है। तो उन्हें इन दोनों में से कोई एक पद भी मिल सकता है। एक जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है वो 2.5 साल की सीएम फॉर्मूले की बात भी सामने आ रही है। 2019 में आपको याद होगा उद्धव ठाकरे ने इसी फॉर्मूले की वजह से बीजेपी से अपना किनारा कर लिया था, उस गठबंधन में नहीं शामिल हुए थे। उन्होंने बाद में आरोप भी लगाया था कि उन्हें 2.5 साल की सीएम पद के फॉर्मूले की बात कही जा रही थी, जो उन्हें नागवार गुजरी। शायद अब एक बार फिर यही हो सकता है, क्योंकि शिंदे गुट के संजय शिरसाट जो बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कहा था कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था, लेकिन बाद में वादे से मुकरे। तो शिंदे ये कह सकते हैं कि अगर उन्हें 2.5 साल का मौका मिलता है तो राज्य के अंदर शिवसेना
और उनके कार्यकर्ता मजबूती के साथ जुड़ेंगे और ये चुनाव परिणाम जो एकनाथ शिंदे और महायुति सरकार के पक्ष में आया है वो भी एक बड़ा जनादेश रहेगा। एक सबसे बड़ी बात और है जिसे बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि बीएमसी का भी चुनाव महाराष्ट्र के अंदर आ रहा है, तो उसमें भी कुछ नेगोशिएशन के तौर पर वो कुछ मांग कर सकते हैं, क्योंकि नगर निगम का चुनाव मुंबई में प्रस्तावित है और ये कहा जा रहा है कि नई सरकार बनने के बाद अब वहां जल्द ही चुनाव हो सकते हैं। मुंबई नगर निगम पर अगर आप देखोगे तो शिवसेना का कब्जा रहा है और मजबूती के साथ शिवसेना वहां पर मैदान में उतरती है और न सिर्फ उतरती है बल्कि वोट शेयर से लेकर के उसकी जो सीटें होती हैं वो मजबूती के साथ वहां पर निकलती हैं। लोकसभा में उद्धव से जो 19 एकनाथ शिंदे साबित हुए थे वो इसी बीएमसी के चुनाव में साबित हुए थे और विधानसभा चुनाव में बाद में उन्होंने और मजबूती के साथ लड़कर उसके अपना बदला लिया था। तो एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं तो उनके पास ये 5-6 बड़े सिनेरियो हैं जो वो सेट करके अपने को खुद को मजबूती के साथ पेश करेंगे। इसके अलावा आपको क्या लगता है, क्या और भी उनके पास कोई विकल्प हो सकते हैं जो वो मैदान में उतरेंगे और खुद को बड़ी भूमिका में प्रेजेंट करेंगे महाराष्ट्र के अंदर? तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।